हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे। फिर आज मैं आपको फिजिक्स पढ़ने आया हूँ। तो बेटा फिजिक्स में हम लोग आज क्लास 9 के चैप्टर साउंड डिस्कस करेंगे। और बेटा इस चैप्टर को हम लोग 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। ये आज आपका फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि साउंड बेसिकली क्या है, ठीक है? साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है और साउंड की क्या-क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं साउंड के बारे में। ठीक है। साउंड देखिए, बेटा हम लोग डेली लाइफ में बहुत से डिफरेंट साउंड सुनते हैं, ठीक है? तो साउंड तो आप सभी को पता है। अब यहाँ बात करते हैं साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है। देखिए, जो बेसिकली साउंड है, साउंड किसी भी तरह का साउंड हो, साउंड हमेशा वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस, ओके? तो अब यहाँ बात करते हैं कि किसी भी तरह का साउंड, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो आवाज़ है, ये बेटा ये मेरी वोकल कॉर्ड की जो वाइब्रेशन है, उससे साउंड जनरेट हो रही है। बट जो साउंड क्या कहते हैं, साउंड किस तरह से आगे बढ़ती है, साउंड किस तरह से प्रोपेगेट होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली साउंड जो है, साउंड आपका वाइब्रेशन से जनरेट होता है। किसी भी तरह का साउंड हो, एनी काइंड ऑफ साउंड, सभी बेटा क्या कहते हैं, वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? अब यहाँ बात करते हैं वाइब्रेशन क्या है, किस तरह से हम चीज़ें आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब यहाँ देखिए, बेसिकली मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूस्ड बाय साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। जो बेसिकली साउंड है, साउंड बेटा आपका वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। किसी भी तरह का साउंड हो, चाहे आपको मशीन साउंड हो या फिर ह्यूमन साउंड हो या किसी भी तरह का साउंड है, सभी वाइब्रेशन से उत्पन्न होते हैं या जनरेट होते हैं, ठीक है? इफ आई राइट हियर साउंड, सो साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, ठीक है? जो साउंड होता है वो आपका वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन। अब यहाँ बात करते हैं कि वाइब्रेशन क्या है। देखिए, बेसिकली जो वाइब्रेशन है, देखिए कोई पार्टिकल है, जो कि पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के इधर उधर मतलब बहुत तेज से मूवमेंट करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है? तो अगर मैं इसको एक सेंटेंस में डिफाइन करता हूँ, तो वो कुछ इस प्रकार है। वाइब्रेशन इज द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन रैपिडली। जब भी कोई पार्टिकल कहता है अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है, और बहुत तेज करता है, तो उस तरह के वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है? उस तरह के मोशन को हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे वाइब्रेशन को डिफाइन करता हूँ, तो हम इसको एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। बेसिकली वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन इज a movement of a particle बेसिकली इसको लिख सकते हैं a to and fro motion, a to and fro motion, to and fro motion of any particle about its mean position, ठीक है? तो कोई भी अगर जो अपने अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है? तो बेसिकली हमने इसमें ये जाना कि जो आपका साउंड है, साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पर साउंड इसमें बताया कि साउंड बेटा आपका वाइब्रेशन से जनरेट होता है। वाइब्रेशंस क्या है? वाइब्रेशंस की कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मीन पोजीशन की इधर उधर मूवमेंट करता है, रैपिडली मूवमेंट करता है, तो उस तरह के हम मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ जानेंगे कि साउंड प्रोड्यूस करना तो हम लोग जान गए भाई, साउंड प्रोड्यूस किस तरह साउंड होता है, ठीक है? तो अब यहाँ बात करते हैं साउंड जो है किस तरह से आगे बढ़ता है, साउंड किस तरह से प्रोपेगेट होता है, ठीक है? तो अब आगे हम लोग सीखेंगे कि साउंड किस तरह से प्रोपेगेट होता है, ठीक है? अब जरा ध्यान से समझिए, ठीक है? आपको मैंने साउंड बताया, वाइब्रेशन बताया। अब हम बात करेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड की। साउंड किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह बढ़ता है या फिर दूसरी जगह जाता है, ठीक है? सो इफ यू वांटेड टू नोट दैट, अगर आपको ये नोट करना, देन यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन आफ्टर दैट नोट दिस डेफिनेशन, ओके? दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशंस। अब हम बात करते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड के बारे में, ठीक है? कि साउंड किस तरह से प्रोपगेट होता है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ओके? चलिए, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ठीक है? अब यहाँ बात करेंगे साउंड किस तरह से प्रोपेगेट होता है, ठीक है? तो देखिए, साउंड जैसे हमने बताया कि साउंड जो है बेटा क्या कहते हैं, वाइब्रेशन से वाइब्रेट होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी मीडियम में प्रोपेगेट करता है, जब किसी भी मीडियम में प्रोपेगेट जब भी जैसे ही बेटा कोई भी साउंड है, अगर किसी भी मीडियम में प्रोपेगेट करता है, तो उसके साथ जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट होने लगते हैं। जब उस मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं,
तो देखिए अब यहाँ पर देखिए जो आपका साउंड है वो उन मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू ही आगे बढ़ता है। बट इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो केवल अपनी मेन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, और वाइब्रेशन से क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी पास करते हैं अपने नियर बाई पार्टिकल को, और उस पार्टिकल से ये एनर्जी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो अभी जैसे समझाता हूँ आपको। देखिए इसमें क्या है, जैसे आपके पास यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल लेते हैं, ये पार्टिकल लेते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए सपोज यहाँ पे कोई सोर्स है, ठीक है। अब जब ये सोर्स क्या कहते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, तो इस वाइब्रेशन से क्या होगा, इसके आसपास के जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या होंगे बेटा, इस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो भी बेटा वाइब्रेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर कोई भी अपने पास लिसनर है, ठीक है। अब ये जैसे ही कहते हैं, ये सोर्स कहते हैं वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जैसे ये सोर्स क्या करता है, ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स भी आपके वाइब्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो जितने भी पार्टिकल्स हैं मीडियम के, ये एक जगह दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, ये ओनली एनर्जी को पास ऑन करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ही क्या होगा, जैसे आपका यहाँ पे साउंड जो सोर्स से वाइब्रेट करेगा, साउंड क्रिएट करेगा, देन यहाँ पे जितने पार्टिकल्स हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। तो देखिए जैसे ही कहते हैं, जैसे यहाँ पे पार्टिकल कहते हैं मोशन करेंगे, इस मोशन से क्या होगा, वो बड़ा कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, तो वो अपने आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी पास ऑन करते हैं, और उसके बाद कहता है वो पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी पास ऑन करता है। इस तरह से जो एनर्जी है वो एक जगह दूसरी जगह मूव करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझने की बात है मेन यहाँ पर ये है कि जो पार्टिकल्स है, यहाँ पार्टिकल्स खुद ट्रेवल नहीं करते, दे ओनली पास द एनर्जी टू इट्स नियर पार्टिकल, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द साउंड रीचेस टू द लिसनर, ओके। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पर कुछ, यहाँ पे से अगर इस मीडियम में कुछ पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से, देखिए अब जैसे यहाँ पे पार्टिकल है, मैंने क्या बताया अभी, जैसे अब जैसे भी सोर्स वाइब्रेशन करेगा, तो जिस भी मीडियम में ये वाइब्रेट कर रहा है, तो उस मीडियम के पार्टिकल्स को ये वाइब्रेशन में लेके आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। जैसे ही वाइब्रेट करते हैं तो ये अपने नियर बाई पार्टिकल को अपनी एनर्जी देते हैं, तो वो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। इससे बड़ा क्या कहते हैं, इसका नियर बाई पार्टिकल वाइब्रेट करता है। इस तरह से जो डिस्टर्बेंस है, केवल डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, ना कि पार्टिकल्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये चीज हो गई कि भाई साउंड किस तरह से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो बेसिकली आई वांट टू बेसिकली इसको एक समय में समझिए कि साउंड, देखिए जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करता है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब उस वाइब्रेशन के थ्रू क्या होता है, जिस भी मीडियम में वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट करता है, उस मीडियम के पार्टिकल्स को वो वाइब्रेशन में लेके आता है। और ये जो वाइब्रेशन में जब पार्टिकल आते हैं, तो ये जो पार्टिकल होते हैं ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं, और इस बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के थ्रू कहते हैं ये एनर्जी जो है अपने अपने पास वाले पार्टिकल को हम लोग कहते हैं देते हैं, फिर इसके बाद वो अपने पास वाले पार्टिकल को देता है। इस तरह से जो एनर्जी है वो आपके पास होती रहती है, एंड योर साउंड विल आल्सो प्रोपेगेट फ्रॉम अ डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से जो साउंड है आपका आगे बढ़ता रहता है, और लिसनर को आपकी आवाज सुनाई दी जाती है, ठीक है। बेसिकली समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो पार्टिकल्स खुद मूव नहीं करते, दे ओनली पास ऑन द एनर्जी, ओके। दे ओनली कैरी आउट द डिस्टेंस, बट दे डू नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन टू द लिसनर, ओके। अब यहाँ हम बात करेंगे कि आपकी बात समझते हैं कि वेव क्या है। बेसिकली आपने समझ लिया कि भाई डिस्टर्बेंस क्या है, ठीक है, आपके पास किस तरह से साउंड प्रोपेगेट होता है। अब यहाँ बात करते हैं वेव है क्या बेसिकली, ठीक है। हम लोग वेव पढ़ते हैं, वेव ओके। अब बात करेंगे वेव क्या चीज है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो साउंड है, वो साउंड में जो मीडियम के पार्टिकल्स वो मूव नहीं करते, वो फिर एनर्जी को पास ऑन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसी पूरे टॉपिक पर, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वेव, ठीक है। पहले हम डिफाइन करेंगे इसका वेव क्या है। देखिए अब इसमें मैंने बताया कि जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल खुद नहीं मूव करते हैं, वो केवल एनर्जी पास ऑन करते हैं। तो ये जो डिस्टर्बेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टर्बेंस है मीडियम में पार्टिकल्स का, दिस डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल्स आर नोन एज वेव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो पार्टिकल जिस तरह से डिस्टर्ब मतलब जिस तरह से ये वाइब्रेट कर रहे हैं, इस तरह से ये डिस्टर्बेंस को आगे बढ़ा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं वेव को डिफाइन करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से दूँ, देखिए वेव इज अ डिस्टर्बेंस, वेव क्या है, डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जो कि किसी भी मीडियम में क्या करती है, जो किसी मीडियम में मूव करती है, ठीक है। सो बेसिकली अब मैं इसको देखिए यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, वो इसकी डिफिनेशन क्या हो गया ये। सो बेसिकली तो आपको समझ में आया ना, वेव बेसिकली है, देखिए जो डिस्टर्बेंस हम लोग क्रिएट करते हैं, वो जो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है, इसी डिस्टर्बेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं वेव से, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम विद द
with a temporary, okay, also with a, so basically कहते हैं with the transferability of any matter, okay। तो अब यहाँ पे मैंने बताया कि ये बेसिकली कहते हैं वेव क्या है, वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस है, ठीक है। सो वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स इन अ मीडियम, जो कि एक मीडियम में आगे बढ़ता है, ठीक है, जो कि एक मीडियम में आगे बढ़ता है, या फिर एक मीडियम में जो डिस्टर्बेंस होता है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उसे क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कि देखिए बेसिकली आपने समझ लिया कि आपके पास क्या वेव क्या है, ठीक है, आपका डिस्टर्बेंस मतलब किस तरह साउंड आगे बढ़ता है। अब यहाँ बात करेंगे कि बेसिकली क्या कहते हैं साउंड आगे बढ़ने का क्या बेसिकली रीजन होता है, और यहाँ पर जो आपका जो डिस्टर्बेंस या एनर्जी है वो किस तरह से आगे पास ऑन होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एनर्जी जो पास ऑन होती है उसके देखिए दो मेन रीजन है, ठीक है। देखिए जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, मूव करता है, ठीक है। जब भी वो ऑब्जेक्ट बेटा मूव करता है, जब वो आगे आएगा, ठीक है, जब भी वो ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं आगे आता है, तो बेसिकली क्या कहते हैं वो कहते हैं उसमें क्या कहते हैं एक हाई प्रेशर रीजन बनता है, ठीक है। हाई प्रेशर रीजन क्या है, उससे पहले बेटा एक टॉपिक ये बचता है कि यहाँ पर हम लोग ये पढ़ते हैं, हमेशा क्वेश्चन ये आता है कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। वाई साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, हम साउंड को मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं, ठीक है। इसीलिए बेटा पहले आपको मैंने वेव एक्सप्लेन किया, अब हम बात करेंगे कि साउंड को मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है कि आपका जो साउंड मतलब के जो वाइब्रेशन है या फिर डिस्टर्बेंस है वो आगे बढ़ता है क्यों है, ठीक है, किस वजह से, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या फेज के फिनोमेना है, ठीक है। आगे बात करेंगे कि जो साउंड है, साउंड को मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। इस सेंटेंस को डिफाइन करना है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो देखिए साउंड एक मैकेनिकल वेव है क्योंकि कहते हैं साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए, मतलब साउंड को चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव बिकॉज इट नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको एग्रेशन लिखता हूँ। सो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, साउंड इज अ mechanical wave because it needs a medium to propagate, अब यहाँ पे मीडियम किस तरह चाहिए, मीडियम रख कहते हैं आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम साउंड को क्या कहते हैं, एक मैकेनिकल वेव कहते हैं, ठीक है। सो बेटा कई बार क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, ठीक है। तो साउंड बेसिकली हम मैकेनिकल वेव से कहते हैं बिकॉज साउंड को क्या कहते हैं, साउंड को एक मीडियम की जरूरत पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अगर बेटा नोट करना है देन यू कैन नोट डाउन, ओके, बाय स्टॉपिंग द वीडियोस, ओके। अब यहाँ पर हम अपने पुराने टॉपिक में वापस आते हैं। देखिए इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे मैंने बताया कि साउंड में जो देखिए साउंड कैसे आगे बढ़ता है, तो बेसिकली जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है वो उसमें क्या एनर्जी पास ऑन होती है। अब वो एनर्जी पास ऑन कैसे होती है और क्या रीजन है इसके पीछे वो समझते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कहते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेशन में आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेशन में आता है, ठीक है। तो जो जब भी बेटा कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन में आएगा तो वो कहते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है। जब भी ऑब्जेक्ट बेटा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेगा तो उस मूवमेंट में क्या होगा, देखिए जब भी जो आपके पास जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो आगे आता है, जब जैसे वो आगे आएगा तो जब उसके आगे आने पे क्या होगा, जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वहां पे क्या बनेगा, एक हाई प्रेशर डेंसिटी बनता है, एक हाई प्रेशर एरिया बनता है, ठीक है। तो जो हाई प्रेशर एरिया है वो हाई प्रेशर एरिया क्या कहते हैं, वहां पर ज्यादा वहां पर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने की वजह से बनता है। देखिए जितने ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं वहां पर, जैसे जैसे कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो आगे आएगा, वहां पर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे। जब बहुत ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा पार्टिकल्स तो ज्यादा डेंसिटी होगा, अगर ज्यादा डेंसिटी हो गई तो वहां पर ज्यादा प्रेशर भी लगता है, ठीक है। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर रीजन, ठीक है। बेसिकली क्या कहते हैं, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोर डेंसिटी, इसकी वजह से क्या होता है वहां पे एक हाई प्रेशर जो रीजन है या एरिया है वो जनरेट होता है, ठीक है। तो उस हाई प्रेशर रीजन या एरिया को हम क्या बोलते हैं, उस हाई प्रेशर रीजन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी कहते हैं जब ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो एक हाई प्रेशर एक हाई प्रेशर एरिया बनता है, ठीक है। अब वो हाई प्रेशर एरिया बनता है कैसे,
because of the more number of particles and more number of particles having more density. So more density creates a high pressure area. That's why we call that area is a compression. Okay, तो उस एरिया को हम कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब वो ऑब्जेक्ट मतलब कहते हैं पीछे आएगा, ठीक है, जैसे वो पीछे आता है तो उसके आगे के जो पार्टिकल्स होते हैं वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो वहां पर वहां पर जो उसकी डेंसिटी है वो डेंसिटी भी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने से वहां पर एक लो प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम रेयरफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जब भी ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो एक हाई प्रेशर एरिया बनता है, उस हाई प्रेशर को हम क्या उस हाई प्रेशर एरिया को हम बोलते हैं कंप्रेशन। जब ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा उस हाई प्रेशर एरिया को, उस लो प्रेशर एरिया को हम क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन, ठीक है। तो आगे आने पे हाई प्रेशर बनता है, उसे हमने कंप्रेशन बोल दिया। पीछे आने पे क्या बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा, जिसे हमने रेयरफेक्शन बोला, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, आपके जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है वो क्या कहते हैं, वो एयर में कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका साउंड है जो आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। चलिए अभी हम समझाते हैं आपको। इसमें भी देखिए, इसमें क्या है बेसिकली, जैसे भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज कि यहाँ पे एक सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक सोर्स मैं मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक सोर्स है, ये सोर्स क्या कहते हैं, वाइब्रेशन जनरेट कर रहा है, ठीक है। देखिए ये सोर्स में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब ये जो है अब यहाँ पे जो सोर्स है ये वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। अब जब ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है तो इससे क्या होगा, जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, वाइब्रेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे देखिए जो जैसे जब ये आगे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाई प्रेशर एरिया जनरेट होगा, ठीक है। अब हाई प्रेशर एरिया जनरेट क्यों हो गया, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, जितने भी पार्टिकल्स होंगे इसके मीडियम में बीच में, यहाँ पर इसके आगे क्या होगा, जब ये आगे आएगा तो एक हाई प्रेशर एरिया बनता है, एक हाई प्रेशर एरिया बनता है, ठीक है। जब अगर पीछे जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बनता है। लो प्रेशर एरिया मतलब कम पार्टिकल्स, ठीक है। फिर से आगे आएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक हाई प्रेशर एरिया बनेगा। हाई प्रेशर एरिया मतलब ज्यादा पार्टिकल, जितने ज्यादा पार्टिकल उतनी ज्यादा डेंसिटी, जितनी ज्यादा डेंसिटी हो गई उतने ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से जो ये हाई प्रेशर एरिया है, इस हाई प्रेशर एरिया को हम बोलते हैं कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लो प्रेशर एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, आई विल राइट द फुल नेम, कंप्रेशन, ठीक है। इसे कंप्रेशन बोल दिए बेटा, और इसे हम क्या बोलेंगे, रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन, ठीक है। इस तरह से कंप्रेशन रेयरफेक्शन के फॉर्म में जो है आपका जो डिस्टर्बेंस है वो आगे बढ़ता है, ठीक है, या फिर वेव आगे बढ़ती है। ओके, और इस तरह से कहते हैं जो साउंड होता है आपका आगे प्रोपोगेट होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली क्या कहते हैं, कंप्रेशन रेयरफेक्शन ये बनते रहते हैं, आपका साउंड आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब इस तरह के वेव को, इस तरह के जो वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। इस तरह के वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन के फॉर्म में चलता है। अगर हम यहाँ बात करते हैं स्पेसिफिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, ठीक है। तो आप लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं वो भी जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई कंप्रेशन रेयरफेक्शन के फॉर्म में क्या होगा, आपकी जो वेव चलती है उसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव ये यहाँ बन तो रही, ठीक है। अब यहाँ पर समझेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव को, और लॉन्गिट्यूडनल वेव की और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या फिर आप किस तरह से उसको आप स्पेसिफिक उसकी एक डिफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, देखिए जो हमने ये बताया आपको, ट्रांसफर कंप्रेशन रेयरफेक्शन ये तो है ही, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं कंप्रेशन रेयरफेक्शन फॉर्म में तो चलती ही है। बट यहाँ पे आपको ये भी जानना है कि अगर उसकी एग्जैक्ट डिफिनेशन आ गई तो हम कैसे, मतलब कहते हैं उसको हम लिख पाते हैं, या फिर किस तरह से अपना जो एक शॉर्ट एंड क्रिस्प पॉइंट है वो एग्जामिनर के सामने रखते हैं, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, आपका जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो, जैसे देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, वेव बेसिकली वेव क्या डिस्टर्बेंस है, ठीक है। अब जैसे ही कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है, जिससे क्या होता है, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाइब्रेशन में आते हैं, ठीक है। अब जैसे ही पार्टिकल वाइब्रेशन में आते हैं तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव की खासियत क्या है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं, मतलब आगे पीछे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ बात करते हैं, जैसे यहाँ पर वेव ने समझाया भी आपको, अगर इसी में क्या है, इसी में यहाँ पर मैं इसको ये करके बताता हूँ कि एक सोर्स देखिए,
आई एम गोइंग टू इरेज इट। देखिए जैसे यहाँ पर एक सोर्स है, ठीक है। अब इस सोर्स से क्या कहते हैं, अब सोर्स से कहते हैं लिसनर तक साउंड जाना है, ठीक है। अब जहाँ सोर्स से लिसनर तक साउंड किस प्रकार आगे बढ़ेगा, देखिए जैसे कहते हैं यहाँ से क्या कहते हैं, सोर्स से जो साउंड है वो लिसनर की तरफ इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म वेव की खासियत यहाँ पर ये है कि जैसे यहाँ पे जो सोर्स से वाइब्रेशन क्रिएट करता है, तो इस वाइब्रेशन क्रिएट करने पर जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो क्या करते हैं, वो आपके बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं, मतलब आगे पीछे मूवमेंट करते रहते हैं। इस वजह से जो डिस्टर्बेंस है आगे जाता रहता है, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्शन से हम ये बोल सकते हैं कि दैट मीन्स कि जो डायरेक्शन है वाइब्रेशन का, ठीक है, दैट मीन्स द वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। देखिए इस डायरेक्शन में क्या होगा, आपका साउंड आगे बढ़ रहा है, इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसके पैरेलल क्या हो रहा है, यहाँ पर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी वेव है जिसमें जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है, ठीक है, पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो क्या होता है, पैरेलल होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से। जिस भी डायरेक्शन में आपकी वेव आगे बढ़ रही होगी उसी के पैरेलल में क्या होता है, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होगा, ठीक है। देखिए so basically longitudinal wave, a wave in which particles vibrates parallel to the direction of propagation, ठीक है। जिस भी डायरेक्शन में आपका साउंड आगे बढ़ता है उसके पहले डायरेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस वेव also propagates in the form of compression and rarefaction, ठीक है, rarefaction, ओके, ठीक है। तो इस तरह की वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई। अगर देखिए अगर कहीं भी डाउट है तो आप इसको ध्यान समझिए, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है देन प्लीज स्टॉप द वीडियो एंड राइट अ कमेंट, ओके, देन आई विल आंसर यू, ओके, एंड और आई कैन आल्सो मेक अ वीडियो ऑन योर डाउट, ओके। तो अभी यहाँ पर समझ में आ गया आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या किस तरह से चलती है, और हम साउंड को, और हम जो साउंड होती है हमारी उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं, ठीक है। जो साउंड होता है बेसिकली बेटा वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ही आपका आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अभी यहाँ पर ये समझना है कि साउंड जो है बेसिकली वो एक ही तरह का नहीं होता, ठीक है। जो आपके साउंड एक ही तरह होता है, बट जो वेव होती है, जैसे आपने यहाँ पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ा, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो ये वेव है वो एक तरह की नहीं होती। बिकॉज देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव के अलावा भी एक वेव होती है, इसका नाम है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब यहाँ जानेंगे कि भाई ट्रांसवर्स वेव उसकी खासियत क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ समझेंगे हम ट्रांसवर्स वेव के बारे में, ठीक है। देखिए तो जैसा कि हमने देखा भी लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन क्या है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जिस भी डायरेक्शन में आपका साउंड आगे बढ़ेगा उसके पैरेलली क्या होगा, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव के बारे में, देखिए ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब देखिए ट्रांसवर्स में क्या होता है, देखिए जैसा अभी हमने देखा कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपके बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहे हैं, आगे पीछे मूवमेंट कर रहे हैं, किसमें, लॉन्गिट्यूडनल वेव में, ठीक है। बट ट्रांसवर्स में क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपके अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो आपका वाइब्रेशन होता है ट्रांसवर्स वेव में वो क्या होता है, अप एंड डाउन होता है, ठीक है। तो अप एंड डाउन मतलब देखिए जैसे कहते हैं पार्टिकल अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, सो इट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। चलिए देखिए, मैं समझ सकते हैं इसको फिगर के हिसाब से कि फिगर में किस तरह से आपके पार्टिकल्स वहां पर वाइब्रेट कर रहे हैं, ओके। देखिए जैसे यहाँ पर एक ये कोई सोर्स है, अगेन यहाँ पर लिसनर है, ठीक है। अब ये इस सोर्स से इस लिसनर तक आवाज जानी है, ठीक है। तो ये आवाज किस प्रकार आगे बढ़ती है वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर इसके बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स हैं। अब देखिए जो पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, ये सारे जो पार्टिकल्स इस पूरे मीडियम में जो पार्टिकल्स है, जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन होगा पार्टिकल्स का वो कैसा होगा, अप एंड डाउन, ठीक है। तो अप एंड डाउन, अब इससे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डायरेक्शन है पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की वो कैसी है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जिस भी डायरेक्शन में आपका साउंड है
वो प्रोपेगेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलरली क्या है, यहाँ पर ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो अगर हम इसको शॉर्ट एंड किस फॉर्म में देखें तो ट्रांसवर्स वेव है, इसको हम डिफाइन करते हैं अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम vibrates up and down. It means perpendicular to the direction of propagation. Okay. तो इस प्रकार की वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। okay. A wave in which particles of the medium vibrates perpendicularly, vibrates up and down, ठीक है। वो आगे और मतलब कहते हैं ऊपर नीचे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ओके, अप एंड डाउन। इट मीन्स perpendicular to the direction of propagation, ठीक है। एंड जो आपकी ट्रांसवर्स वेव है ये क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में चलती है। अभी समझाता हूँ क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या है, ठीक है। बेसिकली आप ये समझिए कि ये आपके देखिए ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा है, जो वाइब्रेशन हो रहा है पार्टिकल्स का वो अप एंड डाउन हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, ठीक है। बेसिकली यहाँ देखिए यहाँ पर ये दो तरह की वेव हो गई, ट्रांसवर्स वेव, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। बेसिकली जो साउंड होता है, साउंड आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव की हेल्प से आगे बढ़ता है, ठीक है। अब कुछ भी मतलब कुछ ऐसे मतलब कहते हैं मीडियम होते हैं जहाँ पर ये ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म मतलब ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में भी आगे बढ़ता है। अगर इसकी बात करते हैं तो अब जैसे अगर हम बात करें तो अपर लेयर ऑफ वाटर जो होता है वहाँ पे ट्रांसवर्स वेव फॉर्म होती है, ठीक है। तो देखिए ट्रांसवर्स वेव का एक अलग सेगमेंट है, उसके बारे में आपको हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा, ट्रांसवर्स वेव कहाँ यूज होती है, कैसे क्या यूज होते हैं। बट अभी आपके लिए मेन क्या है, आपको समझना कि इन वेव्स के बीच में डिफरेंस क्या है और ये वेव्स क्या है, ठीक है। आगे हम ये पढ़ेंगे कि आप आगे हम बेटा कहते हैं वेव्स की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। कि कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कहते हैं वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसमें कहते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अगर इफ़ यू वांट, अगर आपको नोट करना हो देन यू कैन पॉज द वीडियो और उसके बाद आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं। किसी भी तरह का किसी तरह के डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बताएं, कमेंट करें, जिससे मैं आपके वीडियोस पर वीडियो मतलब आपके डाउट्स पर वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। देखिए आगे हम बात करेंगे आपकी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। देखिए वेव कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले क्या कहते हैं, कुछ और चीज़ें हैं मैं समझाता हूँ उसको बारे में, ठीक है। देखिए वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये समझना है कि देखिए जो वेव है इसमें क्या कहते हैं, आप जैसे लॉन्ग वेव पढ़ा, ठीक है। इसमें अलग डेंसिटीज़ का मतलब कि डेंसिटीज़ के फॉर्म में कहते हैं आपका वेव आगे बढ़ती है। इसके फॉर्म में आपके एरिया भी जिसके फॉर्म में आपका लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया बनता है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए सो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें ये सीखना है कि जैसे वेव है वो कहते हैं वो कंप्रेशन और रिएक्शन के फॉर्म में आगे बढ़ती है, ठीक है। देखिए वेव कैरेक्टरिस्टिक्स में अब जैसे यहाँ पे हमें पढ़ना क्या, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला हम यहाँ पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। पहले हम बताएंगे आपको वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देन आपको देन पिच एंड देन फोर्थ पे आपको बताएंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो देखिए
अब इससे अभी हमने देखा कि आपकी जो वेव है वो जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है, ठीक है। अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव को अगर हम एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम समझते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हम किस तरह से ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ऐसा कि आपने देखा कि जैसे भी कोई पार्टिकल आपका वाइब्रेट होगा, उससे क्या होगा, आपके मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेशन में आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या होगा, आपका एक हाई प्रेशर एरिया, एक लो प्रेशर एरिया बनता है, और उस हाई प्रेशर एरिया को आप बोलते हैं कंप्रेशन एंड लो प्रेशर एरिया को बोलते हैं आप रेयरफेक्शन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे हम बात करें, जैसे आपके पास कोई एक मतलब कहते हैं मीडियम है, ठीक है। इस मीडियम में देखिए बेटा, जब भी कोई पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो एक हाई प्रेशर एरिया, 1 minute, I will make it clearly by 2 different colors. देखिए, then again ये आपका हाइट बन गया हाई प्रेशर एरिया, again it will make a low pressure area। देखिए, हाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, आपने बेसिकली क्या बताया, जैसे कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा मतलब कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में आपका बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेगा, जैसे आगे आ गया एक हाई प्रेशर, पीछे आ गया एक लो प्रेशर एरिया, ठीक है। अगर यहीं पे हम बात करें तो अगर तो यहाँ पे ये जो हमने बनाया है ये क्या, इस ये दिखा, ये आपको दिखा रहा है डेंसिटी वेरिएशन की, किस तरह से जो डेंसिटी होती है वो वेरी करती है। ये क्या है, डेंसिटी वेरिएशन, ठीक है, ये डेंसिटी वेरिएशन है। अगर इसी के फॉर्म में हम बनाते हैं कि सर प्रेशर वेरिएशन क्या होता है, देखिए प्रेशर वेरिएशन क्या होता है, तो प्रेशर वेरिएशन, देखिए प्रेशर वेरिएशन में क्या होगा, जैसे जो यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन है तो उसमें क्या होगा, जो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर जो ये पार्ट है, ये पार्ट आपका दिखा रहा है, दिस पार्ट शोज योर प्रेशर वेरिएशन, ये आपको दिखा रहा है प्रेशर वेरिएशन के बारे में, ठीक है, प्रेशर वेरिएशन के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर जो ये आपके वेरिएशन है, अगर इसको हम एक वेव के फॉर्म में, या देखिए देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, बेसिकली ये आपका कंप्रेशन है, ठीक है, ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, ठीक है। अगर इसको हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए अगर यहाँ पर कहते हैं जो आपका कंप्रेशन हाई प्रेशर एरिया, अगर हाई प्रेशर एरिया को अगर हम एक पीक से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे इसको हम ग्राफ से प्रिंट करते हैं, जनरली जो ग्राफ हमने पढ़ रखा है, ठीक है, यहाँ पर जो ग्राफ है ये दिखाएगा डेंसिटी या फिर प्रेशर को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर कहते हैं जो कंप्रेशन उसको एक पीक के थ्रू दिखाते हैं, तो ये जो आपका जो बेसिकली कहते हैं ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये पीक, देन यहाँ पे जो वैली है ये वैली दिखाएगी आपके रेयरफेक्शन को, देन अगेन पीक, देन अगेन वैली, अगेन वैली, अगेन पीक, ठीक है। तो इस तरह से कुछ अगर हम वेव रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे जो पीक है वो है कंप्रेशन के लिए, और इस पीक को हम बोलते हैं क्रेस्ट, इस पीक को हम बोलते हैं क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वैली बन रही है, वैली आपकी कहते हैं रेयरफेक्शन को बन कर रही है, और इस वैली को हम बोलते हैं ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हमने मैक्सिमम वैल्यू को हमने क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को हमने कंप्रेशन के फॉर्म में, और हमने कहते हैं जो आपकी जो लो प्रेशर एरिया है उसको हमने ट्रफ के फॉर्म में, या फिर वैली जो बनी उसको हमने ट्रफ बोला, उसके फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहते हैं अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेंसिटी प्रेशर में, तो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पर क्रेस्ट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दिखाता है, यहाँ पर जो ट्रफ है आपको मिनिमम वैल्यू शो करता है, ठीक है।
अब बेसिकली ये सब चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है देखिए, देखिए किसी भी वेव में, देखिए अभी हमने यहाँ पर पढ़ा लॉन्गिट्यूडल वेव में क्या है, जो वेव है वो कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन के फॉर्म में आपका आगे बढ़ रहा है। अब जब ये आपका कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ बोलते हैं। मतलब दो लगातार, मतलब कहते हैं जो कंप्रेशन के बीच डिस्टेंस ले लीजिए आप, या फिर दो लगातार आप रेयरफेक्शन के बीच के बीच की आप डिस्टेंस ले लीजिए, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ओके, सो आई हैव टू इरेज इट, मैं उसको साफ करने जा रहा हूँ। अगर आपको बनाना है देन आप अगेन वीडियो पॉज करें और इसको बनाएं, ठीक है। कहीं भी आपको डाउट हो तो मुझे बताएं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास था वेवलेंथ। वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive compression और rarefaction। रेयरफेक्शन, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शन के विशेषण क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सब क्या हमने बड़ा इस वीडियो में आपको बताया था कि जो आपका हाई वैल्यू है उसको हमने कैश से, और जो लो वैल्यू है उनको उसको हमने ट्रफ से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको, देखिए तो जैसे यहाँ पे ये कैश से ये कैश, इन दोनों कैश के बीच जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वेवलेंथ, ठीक है। और देखिए वेवलेंथ को हम लोग यहाँ पर लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लैम्डा है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, लैम्डा। और इसका जो यूनिट होता है, इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है आपके पास, मीटर, ओके। एसआई यूनिट मतलब बिकॉज ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को बेटा हम लोग हमेशा मीटर में ही मेजर करते हैं, ठीक। अब यहाँ बात आती है दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी। बताने से पहले जरा कुछ चीजें हैं जो बेसिक्स में समझिए। देखिए फ्रीक्वेंसी बेसिकली है क्या, देखिए फ्रीक्वेंसी में देखिए जैसा मैंने बताया कि जो आपका वेव है वो आपका कंप्रेशन रेयरफेक्शन के फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। कि जैसे जैसे जब भी कोई वेव है, जब नहीं जैसे कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो वो एक बार एक मैक्सिमम वैल्यू, फिर मिनिमम वैल्यू, फिर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर कोई मतलब जब वेव एक मैक्सिमम वैल्यू देन मिनिमम देन मैक्सिमम पहुंचती है तो इसे हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन, ठीक है। जैसे अगर हम लोगों ने क्लास 8 या 9th में, क्लास 8 और 9th में पढ़ा है सिंपल पेंडुलम के बारे में, ठीक है, जिसमें कहते हैं वहां पर एक एक्सटेंशन होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई वेव एक मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू, फिर मिनिमम वैल्यू, और उसके बाद फिर से मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करती है, तो उस पूरे ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, उस या फिर उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये दिखाती है कि आप क्या फ्रीक्वेंसी दिखाती है कि जो एक वेव है वो पर यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन करती है, या फिर कितने बार आपके ऑसिलेट करती है, ठीक है। अगर मैं इसी को एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपके पास अगर कहीं पर भी जैसे हम लोग घर पे डेली रहते हैं, तो मतलब जैसे हम लोग के पास कोई भी कॉट है या खटिया या फिर कोई ड्रम है, अगर उस ड्रम में क्या कहते हैं, अगर हम एक स्टिक लेकर उसको हम लगातार पीटते हैं, तो अगर हम उसको एक सेकेंड हम ये देखते हैं, अगर उसको आप एक सेकेंड में कितने बार उसको स्ट्राइक करते हैं, जितने बार उसको स्ट्राइक करेंगे एक सेकेंड में, वो क्या हो जाएगी, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। मतलब पर यूनिट टाइम में एक एकांक समय में आप कितनी बार एक किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। या फिर ऑसिलेट, मतलब क्या कहते हैं, अगर वेव के फॉर्म में बात करें तो ऑक्सीजन, अगर हम बात करते हैं ड्रम के फॉर्म में तो उसे आप बोलेंगे स्ट्राइक, ठीक है। तो बेसिकली वहां से आपको समझ में आता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी मतलब कहते हैं फ्रीक्वेंटली, हाउ फ्रीक्वेंटली इंसिडेंट अकर्स, ठीक है, कितनी बार, कितनी जल्दी, या फिर कितनी बार वो इंसिडेंट है वो आपका होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, आपको समझ में ऑसिलेशन क्या है, एक लेके मतलब जब जो वेव है वो एक मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू फिर मैक्सिमम वैल्यू पहुंचती है, इस पूरे ड्यूरेशन क्या बोलते हैं हम लोग, वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो एक यूनिट टाइम में एक जो वेव है वो कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करती है, वो आपको दिखाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी ये होती है जो दिखाता है कि एक वेव कहते हैं पर यूनिट टाइम में कितनी बार ऑसिलेट करती है, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता हूं, सो फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है।
उससे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और देखिए बेटा बेसिकली कहते हैं फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो है समझ में आया, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने एक सेकंड मतलब एक पर यूनिट टाइम में कितनी बार जो है एक वेव कहते हैं अपने मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, फिर मैक्सिमम वैल्यू को मतलब कहते हैं रीच करती है, अटेन करती है, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे वर्स्ट, और एक से और पर यूनिट टाइम में कितनी बार ऑसिलेशन होता है उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को जो हम लोग मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं हर्ट्ज से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज से मेजर करते हैं, ये हो गई इसकी यूनिट, ओके। तो फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो यहाँ पर कहते हैं आप यहाँ पर इसकी यूनिट है वो क्या हर्ट्ज है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कहते हैं एक प्रॉपर्टी और है जिसको मैं शायद ऊपर मेंशन नहीं कर पाया हूँ, तो वो प्रॉपर्टी है आपकी टाइम पीरियड, ओके। टाइम पीरियड, ठीक है। अब टाइम पीरियड क्या है, देखिए एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ओके। सो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन oscillation is known as time period, अब यहाँ समझने की बात यहाँ पर ये है कि टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, ठीक है। टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टी से, और जैसे कि मेरा टाइम पीरियड है तो उसको हम मेजर करेंगे सेकंड में ही, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की बात, यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे कहते हैं टाइम पीरियड और यहाँ फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, किस तरह से वेरी कर समझते हैं, ठीक है। देखिए जैसे टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, ओके। अब यहाँ मैं इस वेव को भी कर देता हूँ, मुझे देखिए अब टाइम पीरियड ऑफ वेवलेंथ और टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या है, एक रिलेशन है, वो क्या है, देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ओके। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम का क्या होता है, रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली मतलब फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ओके। समझिए आप मेरी बात। तो टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी होता है। तो बेसिकली न्यू इक्वल्स टू 1/t हो गया, ठीक है। अगर यहीं से आप हर्ट्ज को डिफाइन करना चाहें तो हर्ट्ज क्या हो गया, पर सेकंड हो गया, हर्ट्ज क्या हो गया। अगर यहाँ बात करें, हम हर्ट्ज की बात करते हैं, बेसिकली हर्ट्ज को कैसे डिफाइन करते हैं, तो जो हर्ट्ज है उसको डिफाइन कर सकते हैं आप पर सेकंड से, पर सेकंड उसे बोलते हैं हर्ट्ज, या फिर इसे बोल सकते हैं आप पर हर्ट्ज बोल सकते हैं, पर सेकंड बोल सकते हैं। अदरवाइज आप इसे यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो न्यू इक्वल्स टू 1/t, ओके। तो टाइम पीरियड का जो उल्टा होता है, फिर से रेसिप्रोकल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। सो नाउ अब देखिए नाउ आई एम गोइंग टू इरेज ऑल दीस थिंग्स, ओके। अगर आपको नोट करना हो देन यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको सुनाना जा रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको ये समझना है, देखिए जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या, टाइम पीरियड है। इसमें अभी कहते हैं बेटा मैं आपको डिफाइन करता हूँ। इससे देखिए हम लोग कभी भी कहीं भी हम लोग कहते हैं, कहीं भी कॉन्सर्ट में जाते हैं, अगर कहीं भी हम लोग म्यूजिक सुनते हैं तो उस म्यूजिक में क्या होता है, कई बार जो साउंड है, ठीक है, मतलब कहते हैं साउंड अलग अलग जो साउंड है वो हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। हम कहीं बैठ के सुन रहे हैं तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की जो साउंड है हमारे दिमाग में अलग अलग तरह से सुनाई देती है, ठीक है। मतलब बेसिकली हमारा जो ब्रेन है उन सभी कहते हैं उन सभी साउंड्स को डिफरेंशिएट करने में क्या होता है, केपेबल होता है। तो हमें जो साउंड की जो अलग अलग साउंड है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग सुनाई देती है। तो उसका रीज़न क्या है कि एक ही सेम ही टाइम पर जो सेम आवाज़ हमारे कानों में आ रही है वो हमें कहते हैं अलग अलग सुनाई देती है। उसकी रीज़न क्या है वो हम सीखेंगे आगे, ठीक है। इसको बेसिकली साउंड को हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह से डिफरेंशिएट करता है। एक ही टाइम में आने वाली साउंड है, ठीक है, वो उसको कहता है हमारा ब्रेन मतलब डिफरेंशिएट करता है, ठीक है, कि ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट की है, ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट की है, और हम लोग उस सभी साउंड को इंजॉय भी करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ बेसिकली हमें बात करनी है पिच के बारे में। तो जो साउंड है सेम टाइम पे आने वाले साउंड को कहते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो पिच के आधार पर हमारा जो ब्रेन है उसको डिफरेंशिएट करता है और या फिर अलग करता है। ओके, अब यहाँ बात करेंगे हम पिच के बारे में। यहाँ सीखना है हमें कि सेम टाइम पे आने वाले साउंड को, एक म्यूजिक सुन रहे हैं उसमें जो गिटार का साउंड अलग है, सेम ही टाइम पे हमारे कान पे गिटार का आवाज़ तो मतलब वॉइस भी आ रही है, असली साउंड आ रहा है, ड्रम का भी साउंड आ रहा है, बट जो हमारा उस टाइम कहते हैं साउंड सभी असल आने के बाद भी कहते हैं जो साउंड है वो हमें अलग अलग सुनाई देता है या फिर डिफ्रेंशिएट होता है, उसके बारे में हम सीखेंगे यहाँ पर पिच में। तो पिच क्या है? पिच साउंड की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे कहते हैं साउंड हमें अलग अलग सुनाई देता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं पिच को डिफाइन करूँ, सो पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। पिच क्या साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू पिच हाउ द ब्रेन interprets the frequency of an emitted sound। ठीक है, कि किस तरह से हमारा जो ब्रेन है किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट करता है, उसे क्या बोलेंगे? हम पिच बोलेंगे। इज कॉल्ड पिच। अब यहाँ बात करते हैं कि जो पिच है, पिच किस पर डिपेंड करती है? पिच अगर पिच जो है वो साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है तो पिच कहते हैं किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि जो पिच होती है बेसिकली कहते हैं बेटा वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे कहते हैं सपोज कीजिए कोई भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उसको मतलब बजाने पे क्या साउंड जनरेट होगी। अब साउंड जनरेट पर उस साउंड की क्या होगी? एक फ्रीक्वेंसी भी होगी। ठीक है, देखिए किसी भी साउंड की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसका पिच उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बेसिकली जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? पिच होगा। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा क्यों होगी? बिकॉज में क्या होगा? ज़्यादा वाइब्रेशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मोर वाइब्रेशन क्रिएट्स मोर फ्रीक्वेंसी एंड मोर फ्रीक्वेंसी क्रिएट्स हायर पिच। ठीक है, समझिए आप मेरी बात। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं इस चीज़ को, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में, सो बेसिकली मोर वाइब्रेशन, जितने ज़्यादा बेटा वाइब्रेशन होंगे, जितने ज़्यादा वाइब्रेशन होंगे, more vibration, more frequency means high pitch। अब देखिए जितनी ज्यादा आपकी क्या होगी? पिच हाई होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी? आपकी आवाज श्रिल होगी। ठीक है, श्रिल मतलब पतली होगी। हाइयर द पिच श्रिलर द वॉइस। ठीक है, उतना आपकी आवाज क्या होगी? श्रिलर होगी। ठीक है, समझिए अपनी बात। सो देखिए जितने ज्यादा वाइब्रेशन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। जितना फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा क्या होगी? आपकी पिच हाई होगी। जितनी ज्यादा पिच हाई होगी उससे हिसाब से क्या होगा आपका? उसी उतना ही आपका जो आवाज होगी उतनी आवाज क्या होगी? श्रिलर होगी, मतलब आवाज पतली होगी। ठीक है, अगर इसी के अपोज में हम बात करते हैं तो लेस वाइब्रेशन, जितने ज्यादा कम वाइब्रेशन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? आपके कम फ्रीक्वेंसी होगी। एंड कम फ्रीक्वेंसी से बड़ा क्या होगा? आपकी पिच लो हो जाएगी। लो पिच एंड लो पिच जो है वो एक डीप वॉइस जनरेट करती है। लो पिच है वो एक डीप साउंड या फिर डीप वॉइस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्लियर? तो एक ही टाइम पर हमारे ब्रेन में या फिर हमारे कानों को सुनाई देने वाली जो साउंड है, उस साउंड की जो क्वालिटी या फिर उस साउंड को अलग करने के लिए हमारा जो ब्रेन है वो इस्तेमाल करता है पिच। ठीक है, और जो पिच है वो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो बेसिकली कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है वाइब्रेशन पर। देखो जितने ज्यादा वाइब्रेशन होंगे उतने ज्यादा क्या फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? उससे उतनी ज्यादा क्या होगी? आपकी पिच हाई होगी। जितनी ज्यादा पिच हाई होगी उतनी ज्यादा आवाज क्या होगी? श्रिल होगी। श्रिल मतलब क्या? आवाज पतली होगी। ठीक है, अगर बेटा वाइब्रेशन कम होंगे तो इससे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आपकी लो पिच होगी तो आपकी आवाज जो है डीप वॉइस होगी। डीप वॉइस मतलब भारी आवाज। ठीक है, तो बेसिकली देखिए अभी हम लोगों ने इस चैप्टर में
पिच के बारे में जाना, साउंड हमने कहते हैं साउंड के बारे में जाना, साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है और साउंड किस तरह से आगे बढ़ता है, वेव के बारे में कि वेव किस तरह से आगे बढ़ती है, ट्रांसवर्स वेव के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, अब हमने वेव फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में हमने यहाँ पर सीखा, ठीक है। एंड हमने अभी बताया आपको कितने पिच के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक ये सारी चीज़ें आप सीखिए। कहीं भी आपको डाउट हो देन प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे कहते हैं आपको उन डाउट्स को क्लियर कर सकें हम, ठीक है।